नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और पेचीदा विषय पर बात करने वाले हैं, इजराइल और ईरान। हाँ, बिल्कुल। कैसे ये दो देश जो कभी एक जमाने में मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सहयोगी जैसे थे, आज कट्टर दुश्मन बन गए हैं। ये कहानी काफी दिलचस्प है। हमारे पास जो जानकारी है, विश्लेषण है और कुछ पुराने नक्शे भी हैं। हाँ, जैसे 1950s के दशक का नक्शा। बिल्कुल। तो हम देखेंगे कि ये सब कैसे बदला, दोस्ती से दुश्मनी, फिर प्रॉक्सी युद्ध, परमाणु तनाव और हाँ, भारत पर इसका क्या असर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। जरूर। तो कहानी की शुरुआत, जैसा आपने कहा, 1950s के दशक से होती है। शाह मोहम्मद रजा पहलवी का ईरान था और उन्होंने इजराइल को मान्यता दी, जो उस समय के हिसाब से हाँ, एक मुस्लिम बहुल देश के लिए ये बहुत चौंकाने वाला कदम था। क्या सिर्फ तेल और तकनीक का ही लेन देन था या कुछ और भी था इस दोस्ती में? देखिए, एक तो दोनों गैर अरब देश थे। उस वक्त अरब राष्ट्रवाद जोरों पा था, तो शायद इन्होंने एक साझा जमीन तलाशी। अच्छा। और फिर पश्चिमी प्रभाव, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। 1953 में CIA और MI6 ने ऑपरेशन अजेक्स किया। हाँ, शाह को वापस सत्ता में लाने के लिए। बिल्कुल। तो वो पश्चिम के, खासकर अमेरिका के करीबी सहयोगी बन गए और अमेरिका उस वक्त इजराइल को भी शीत युद्ध के दौरान हथियार दे रहा था। तो एक तरह का रणनीतिक गठजोड़ बन गया था। लेकिन फिर आया 1979, ईरान में इस्लामी क्रांति। हाँ, और उसने सब कुछ बिल्कुल पलट कर रख दिया। शाह गए, अयातुल्ला खुमैनी आ गए। ये बदलाव कितना बड़ा था इजराइल के लिए? ये सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, ईरान की पूरी दिशा, उसकी पहचान बदल गई। खुमैनी ने पश्चिमी प्रभाव और खासकर इजरायली प्रभाव को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने इजराइल को ज़ायोनी शासन कहा, है ना? हाँ, और फिलिस्तीनी मुद्दे को अपनी विदेश नीति का एकदम केंद्र बना लिया। तो जो कल तक सहयोगी थे, वो रातों रात दुश्मन बन गए, वैचारिक दुश्मन। और ये दुश्मनी सिर्फ बातों में नहीं रही, एक्शन में भी बदली। बिल्कुल। 80 और 90 के दशक में ये प्रॉक्सी युद्धों में बदल गई। सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि दूसरे गुटों के जरिए लड़ाई। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला। बिल्कुल सही। ईरान ने हिजबुल्ला जैसे गुटों को बनाया, उन्हें पैसा दिया, हथियार दिए, और उनका लक्ष्य क्या था? इजराइल का विरोध, या कहें विनाश। और इजराइल ने इसके जवाब में क्या किया? इजराइल ने भी अपने क्षेत्रीय गठजोड़ मजबूत किए, जैसे तुर्की के साथ, जॉर्डन के साथ संबंध बेहतर किए। फिर 2000 के दशक में परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा उठा। हाँ, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है और उसने कहा कि वो इसे रोकेगा। बिल्कुल। यहीं से वो छाया युद्ध या शैडो वॉर शुरू हुआ, पर्दे के पीछे की लड़ाई। जैसे वो स्टक्सनेट वायरस हमला। हाँ, 2010 का स्टक्सनेट हमला, या फिर 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या, जिसके लिए ईरान सीधा इजराइल को जिम्मेदार मानता है। तो ये सब उसी शैडो वॉर का हिस्सा है। लेकिन फिर 2020 में एक बड़ा बदलाव आया, अब्राहम समझौते। हाँ, अब्राहम अकॉर्ड्स। जब UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान जैसे अरब देशों ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर लिए। इससे तो ईरान और अकेला पड़ गया होगा। राजनीतिक रूप से हाँ, थोड़ा अलग थलग पड़ा, लेकिन इसका एक और असर हुआ। इसने ईरान के उस दावे को चुनौती दी कि वही फिलिस्तीनी मुद्दे का सबसे बड़ा हिमायती है। अच्छा। बड़े अरब देश इजराइल के साथ आ गए, तो ईरान को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा। और फिर एक और हैरान करने वाली बात हुई 2023 में। हाँ, वो भी कम चौंकाने वाला नहीं था। चीन की मध्यस्थता से सऊदी अरब और ईरान, सालों के दुश्मन, हाँ, उन्होंने अपने राजनयिक संबंध फिर से बहाल कर लिए। इसका क्या मतलब निकालें? क्या समीकरण बदल रहे हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल उठते हैं कि क्या शिया सुन्नी वाली जो पुरानी दरार है, वो कम हो रही है? इजराइल के लिए क्या मायने रखता है? क्योंकि वो तो सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ देख रहा था। हालांकि ये देखना होगा कि ये दोस्ती कितनी गहरी और टिकाऊ है, और ये भी याद रखना जरूरी है कि दोनों ही देश, ईरान और इजराइल, अपने अपने आंतरिक चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। इस सब में भारत कहाँ है? हमारे तो दोनों से ही रिश्ते हैं। बिल्कुल, और यही भारत के लिए संतुलन बनाने की चुनौती है। एक तरफ इजराइल है, जिसके साथ 90 के दशक से हमारे रक्षा, तकनीक, खुफिया संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। हाँ। दूसरी तरफ ईरान है, सदियों पुराने रिश्ते, सांस्कृतिक जुड़ाव और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत अहम। चाबहार बंदरगाह भी है। हाँ, चाबहार बंदरगाह, जो चीन के ग्वादर के जवाब में देखा जाता है, वो भारत ईरान सहयोग का एक बड़ा प्रतीक है। तो मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल आती है अमेरिकी प्रतिबंधों में। ईरान पर जो प्रतिबंध लगे हैं, उनके बीच भारत को अपने ऊर्जा हित, चाबहार जैसे प्रोजेक्ट और इजराइल के साथ अपने बढ़ती साझेदारी, इन सब को साधना पड़ता है। ये बहुत बारीक कूटनीति है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो बड़ी शक्तियां भी इसमें शामिल हैं।
निश्चित रूप से अमेरिका, यूरोप ज्यादातर इजराइल का पक्ष लेते हैं, ईरान पर दबाव बनाते हैं। और चीन, रूस? चीन और रूस अक्सर ईरान के साथ खड़े दिखते हैं। उनका एक साझा मकसद पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देना भी है। अरब दुनिया भी बंटी हुई है, कुछ इजराइल के करीब जा रहे हैं, कुछ ईरान से संभल कर चल रहे हैं। और इन सब के बीच जो आम इंसान है उसकी क्या कहानी है? वो कहानी सबसे दुखद है। सीरिया, यमन, लेबनान, इन जगहों पर जो प्रॉक्सी युद्ध चल रहे हैं उसकी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। लाखों लोग बेघर हुए हैं, जाने गई हैं। युद्ध की तबाही, कब्रिस्तान। हाँ, और परमाणु हथियारों की होड़ का खतरा तो बना ही हुआ है। ये पूरे क्षेत्र और दुनिया के लिए चिंता की बात है। तो हमने देखा कि कैसे इजराइल ईरान का रिश्ता एक अप्रत्याशित सी दोस्ती से शुरू होकर आज इतनी गहरी दुश्मनी तक आ पहुंचा है। हाँ, जिसमें बाहरी दखल, क्रांति, प्रॉक्सी लड़ाइयाँ, परमाणु महत्वाकांक्षाएं सबने अपनी भूमिका निभाई। और अब अब्राहम समझौते, सऊदी ईरान की सुलह, ये नए मोड़ ला रहे हैं जिनका असर भारत समेत सब पर पड़ रहा है। बिल्कुल। यहाँ रुककर ये सोचना लाजमी है कि मध्य पूर्व में जो ये समीकरण लगातार बदल रहे हैं, क्या आगे चलकर इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होने की या शायद किसी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश बन सकती है, या फिर ये टकराव और गहराएगा? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इस क्षेत्र में स्थायी शांति कैसे आएगी, इसके रास्ते क्या हो सकते हैं, इस पर लगातार सोचने की जरूरत है।